Good evening, students. Today we shall discuss a different topic in our paper on international relations, the chapter where we are studying about the various regional international organizations. There we have to study about SAFTA. I hope what is SAFTA? South Asian Free Trade एसोसिएशन साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। ओके, तो हम लोगों ने सार्क पढ़ा था और ये जो साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ये साफ्टा सार्क का ही एक हिस्सा है, सार्क का ही एक प्रोग्राम है। तो आज हम साफ्टा यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया इसके बारे में जानेंगे। तो जो नोट मैंने आप लोगों को दी थी, अगर आप लोगों ने उस नोट को देखा है तो आपको पता है कि इस नोट में कुछ सब टॉपिक्स है जिसमें ये पूरा टॉपिक को मैंने बांट दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए, ये जो एसे या फिर ये जो नोट जिसमें साफ्टा को डिस्कस किया गया है, उस नोट को मैंने कुछ हिस्से में डिवाइड किया है। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर नोट इज़ इंट्रोडक्शन टू साफ्टा, यानी साफ्टा का पैदाइश कैसे हुआ, किस ऑब्जेक्टिव से हुआ और साफ्टा को किस मकसद से बनाया गया। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साफ्टा, यानी कि इस नोट का दूसरा भाग है साफ्टा का ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स क्या है, क्या हासिल करने के लिए साफ्टा को प्रपोज किया गया था। फिर तीसरा हिस्सा है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ साफ्टा, यानी कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स या हथियार के ज़रिए साफ्टा अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करता है। एंड द फोर्थ सब टॉपिक ऑफ दिस नोट इज़ ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, जिसके ज़रिए हम लोग ट्रेड को एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक लिबरलाइज कर देते हैं। तो एक रीजन में अगर बहुत सारे कंट्रीज़ है, बहुत सारे स्टेट्स है, उन सब स्टेट्स के बीच ट्रेड को यानी व्यापार को लिबरलाइज कर देना। इसका क्या मतलब हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज एक देश से दूसरे देश बहुत ही आसानी से मूवमेंट कर पाएगा और दूसरे देश उस गुड्स या मूवमेंट जो उसके पड़ोसी देश से आ रहे हैं उस पर टैक्स या ड्यूटी ज़्यादा नहीं लगाएगा। तो यही है ट्रेड लिबरलाइजेशन, मतलब जिस एरिया में, जिस रीजन में गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लेबर, ये चारों एलिमेंट्स बहुत ही आसानी से, बहुत ही फ्रीली एक देश से दूसरे देश में मूवमेंट कर सकता है, उस इलाके में हम कहते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन हो चुका है। तो जैसे आप इस नोट को पढ़ेंगे आपको दिखाई देगा कि साफ्टा को पैदा करने के पीछे भी मकसद था साउथ एशिया, इस रीजन में, इस इलाके में जितने भी देश है उन सब देशों में ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया जाए। यानी कि साउथ एशिया में जो भी देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार और अफ़गानिस्तान और मालदीव्स, इन सब में गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लेबर बहुत ही आसानी से लिबरली एक देश से दूसरे देश ट्रैवल कर सकता है। इन पर ड्यूटी, टैक्स, ये सब बहुत ही कम आरोप होगा और ट्रेड करने में, व्यापार करने में कोई मुश्किल या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब पूरा साउथ एशिया को एक फ्री ट्रेड एरिया बनाने के लिए ही साफ्टा को प्रपोज किया गया था। तो चलिए आइए इस नोट के पहला हिस्सा जो है इंट्रोडक्शन टू साफ्टा, साफ्टा कैसे इंट्रोड्यूस्ड हुआ था और कब इसको प्रपोज किया गया था। द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया और साफ्टा इज़ एन एग्रीमेंट reached on 6 January 2004
at the 12th SAARC summit held in Islamabad of Pakistan. ओके, तो साफ्टा कब बना था? जनवरी की 6 तारीख को 2004 में, जब इस्लामाबाद में सार्क का 12वीं समिट यानी कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो इस इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में ही पहली बार साफ्टा का प्रपोजल आया था. It created a free trade area of 1.6 billion people in Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. As of 2011, the combined population is increased to 1.8 billion. ओके, तो ये जो पूरा साउथ एशियन रीजन है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव्स और श्रीलंका बैठी है, ये पूरा ट्रेड एरिया 1.6 बिलियन पॉपुलेशन को कवर करती है. और 2011 की सेंसस के मुताबिक यहाँ का पॉपुलेशन बन गया है 1.8 बिलियन. तो इतना सारा पॉपुलेशन को कवर करते हुए इस इलाके को एक फ्री ट्रेड एरिया बनाने के लिए ही साफ्टा नाम का इस एग्रीमेंट को बनाया गया था 2004 इस्लामाबाद में. द 7 फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द रीजन. तो 7 फॉरेन मिनिस्टर्स मतलब ये जो देश है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, इन सब के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मिलकर साफ्टा का एग्रीमेंट साइन किया था, so that in order to reduce customs duties of all traded goods to zero by the year 2006. तो 2016 तो कहा गया था 2016 तक इस साउथ एशियन इलाके में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होगा, बिजनेस होगा इन सातों देशों के बीच, उस पर कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स एकदम ज़ीरो हो जाएगा 2016 तक. ओके, मतलब कोई भी देश दूसरे देश से इंपोर्टेड हुए चीज़ों पर कोई टैक्स लागू नहीं करेगा. द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ फ्री ट्रेड एरिया लाइक साफ्टा हैज़ बीन डिलेड ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान डिफरेंसेस ऑन कश्मीर इशू. तो जैसे कि सार्क पढ़ते वक्त आप लोगों ने देखा था कि कोई भी प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट या प्रोग्रेसिव इशू आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट या तनाव रहता है उसकी वजह से. तो ये साफ्टा एग्रीमेंट जिसको 2016 तक मटेरियलाइज हो जाना चाहिए था, वास्तवायित हो जाना चाहिए था, वो भी रुके हुए हैं सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर मुद्दे के ऊपर डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से. However, in a momentous decision, the foreign ministers of the SAARC countries in their SAARC summit meeting held on 2nd January 2004 on Islamabad approved the framework treaty for free trade in the region by 2006. तो जब इस्लामाबाद में सार्क देशों की फॉरेन मिनिस्टर्स लोग इस साफ्टा एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तो उन लोगों ने डिसाइड किया था, ये रेजोल्यूशन लिया था कि 2006 के अंदर ही ये पूरा साउथ एशियन इलाके को फ्री ट्रेड बना डालेंगे. द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द 7 member countries of SAARC have given their consent for the framework treated on South Asian free trade areas and additional protocol on terrorism. तो ये जो साफ्टा जब सिग्नेचर हुआ था, तो इसके साथ एक एडिशनल प्रोटोकॉल यानी एक एडिशनल एग्रीमेंट पेपर भी था टेररिज्म यानी संत्रासवाद के ऊपर. तो इस प्रोटोकॉल में क्या लिखा था कि सार्क यानी कि ये जो साउथ एशियन एरिया, ये एक फ्री ट्रेड एरिया, एक लिबरल ट्रेड एरिया तभी बन सकता है जब ये एरिया संत्रासवाद कार्यक्रम से मुक्त हो पाएगा. तो इसलिए साफ्टा को सिग्नेचर करते वक्त
इसके साथ साथ और एक प्रोटोकॉल पर भी सबने हस्ताक्षर किया, जिसमें लिखा गया था कि किसी भी तरह टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने की पूरा कोशिश किया जाएगा सार्क के ज़रिए, ताकि साफ्टा यानी फ्री ट्रेड एरिया या लिबरल ट्रेड एरिया नाम की ये जो प्रोजेक्ट है इसको कामयाब बनाया जा सके। ये साफ्टा एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स यानी इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया गया 2006 1 जनवरी में, और इसको ऑपरेशनल किया गया इस एग्रीमेंट को जब सातों देशों की गवर्नमेंट ने रेटिफाई किया। आप सब जानते हैं रेटिफिकेशन का मतलब क्या है। जब भी इंटरनेशनल या रीजनल किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्रीमेंट बन रहा है, तब जो भी देश इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है वो सब देश अपने अपने पार्लियामेंट में जब इस एग्रीमेंट को पेश करते हैं और पार्लियामेंट द्वारा ये एग्रीमेंट को स्वीकार किया जाता है, पार्लियामेंट इसको कॉन्सेंट देते हैं, तभी इस एग्रीमेंट का रेटिफिकेशन हो जाता है। तो जिन सातों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने साफ्टा नाम की इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था, कब? जनवरी 2004 इस्लामाबाद में उन सातों देशों ने जब अपने अपने पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर पर इस एग्रीमेंट को रखा और लेजिस्लेचर ने इस पर अपना अप्रूवल या कॉन्सेंट दे दिया, तभी साफ्टा ऑपरेशनल बन गया यानी कि एक्टिव बन गया। और कब से एक्टिव बना? ये एक्टिव बना जनवरी 2006 से। ओके, इन द फाइनल 5 year फेज एंडिंग 2012, तो जो एग्रीमेंट 2006 में ऑपरेशनल हुआ वो एग्रीमेंट 2012 के बाद किस जगह पहुंचा? देखा गया कि 20% ड्यूटी विल बी रिड्यूस्ड टू ज़ीरो इन अ सीरीज ऑफ एनुअल कट्स। तो 2012 तक सभी सातों देशों ने जिन्होंने इस साफ्टा पर हस्ताक्षर किया था, उन सब देशों ने मिलकर इस नतीजे पर या इस फैसले पर आए कि 20% ड्यूटी ज़ीरो तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो 20% ड्यूटी मतलब किसके ऊपर ड्यूटी? जो भी गुड्स, सर्विसेज या लेबर एक देश से दूसरे देश में इंपोर्ट हो रहे हैं, उन पर जो ड्यूटी यानी टैक्स उसको 20% तक एकदम ज़ीरो कर दिया जाएगा। यानी कि 20% गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कोई भी टैक्स या ड्यूटी आरोप नहीं किया जाएगा। द लीस्ट डिवेलप्ड नेशंस ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया के लिस्ट डिवेलप्ड देश कौन कौन है? नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव्स। इन सब देशों ने क्या किया? दे हैव एन एडिशनल 3 years टू रिड्यूस टैरिफ्स टू ज़ीरो। तो लीस्ट डिवेलप्ड देश मतलब जो कि बहुत ही गरीब देश है साउथ एशिया की, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव्स, इनको मौका दिया गया कि ये 3 साल और ले सकते हैं यहाँ के इम्पोर्टेड गुड्स पर टैक्स ज़ीरो बनाने के लिए। इंडिया एंड पाकिस्तान इस ट्रीटी को रेटिफाई किया 2009 में, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को अपने अपने पार्लियामेंट के सामने पेश किया और पार्लियामेंट ने इसको अप्रूवल दिया 2009 में। Whereas Afghanistan as the 8th member state of SAARC ratified SAFTA on 4 May 2011। तो अफ़गानिस्तान ही वो लास्ट स्टेट था जिसने साफ्टा को अंजाम दिया 4 मई 2011 में। यानी कि 4 मई 2011 में अफ़गानिस्तान की लेजिस्लेचर ने, वहाँ के पार्लियामेंट ने साफ्टा को अप्रूव किया, जिसके ज़रिए अफ़गानिस्तान भी साफ्टा को ऑपरेशनल बना लिया। अब आइए इस नोट के दूसरे हिस्से में, जहाँ पर हम जानेंगे साफ्टा के ऑब्जेक्टिव्स यानी इसकी उद्देश्य के बारे में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ साफ्टा इज़ टू प्रमोट गुड कंपटीशन इन द फ्री ट्रेड एरिया
and to provide equitable benefits to all the countries involved in the contracts. तो इसका क्या मतलब हुआ? साफ्टा का उद्देश्य है साउथ एशिया की सभी देशों के बीच एक हेल्दी और अच्छा कंपटीशन क्रिएट करने की, ताकि ये लोग ट्रेड और बिजनेस इस क्षेत्र में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कॉम्पीट कर सके। क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतरीन ट्रेड और बेहतरीन गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट होगा। तो सभी देशों में अच्छा कंपटीशन बनाए रखने के लिए और साथ ही सभी देशों को ट्रेड लिबरलाइजेशन का सुविधा इक्वली मिले, इस बात को ध्यान में रखने के लिए ही साफ्टा को बनाया गया था। इसके अलावा भी साफ्टा का दूसरा उद्देश्य था कि सभी देशों के ट्रेड और बिजनेस में एक तरह का ट्रांसपेरेंसी यानी स्वच्छता लाना, ताकि ये जो एक देश से दूसरे देश में स्मगलिंग एक्टिविटी होता है या फिर नारकोटिक्स यानी ड्रग्स का ट्रेड होता है, इन सब को कम किया जा सके, इस बारे में भी ध्यान देने के लिए साफ्टा को बनाया गया था। मोरोवर, इसके अलावा भी साफ्टा केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन among the SAARC nations by reducing the tariff and barriers, and also for providing special preference to the least developed countries among the SAARC nations. तो इसके अलावा साफ्टा का एक और बड़ा उद्देश्य था कि ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के क्षेत्र में सभी सार्क देशों में अच्छा कोऑपरेशन यानी सहयोगिता का माहौल तैयार करना, और साथ में जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है यानी कि भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, मालदीव्स, ऐसे लीस्ट डेवलप्ड देशों को फ्री ट्रेड, लिबरल ट्रेड का बेनिफिट्स यानी सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस बात को भी सुनिश्चित करने का उद्देश्य साफ्टा के था। अब देखिए, इस नोट के तीसरा हिस्सा हमें साफ्टा की कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। यानी साफ्टा का ये जो उद्देश्य था, साउथ एशियन देशों के बीच ट्रेड और बिजनेस को लिबरलाइज कर देना, इनके बीच ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोऑपरेशन यानी सहयोगिता का माहौल बनाना, और साथ में एक अच्छा और हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना। तो इसके लिए कुछ हथियार साफ्टा के सामने रखा गया था। वो सब हथियार क्या था? नंबर 1, ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम, यानी ट्रेड व्यापार को पूरी तरह से लिबरलाइज करने का एक कार्यक्रम। तो ट्रेड लिबरलाइज क्या होता है आप लोग जानते हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर। तो एक देश से दूसरे देश में लेबर, कैपिटल, गुड्स और सर्विसेज, इन सब का बहुत आसान मूवमेंट, और इन सब पर टैक्स या ड्यूटी भी 0% रहेगा। फिर दूसरा देखिए, रूल्स ऑफ ओरिजिन, यानी साफ्टा का ओरिजिन या पैदाइश के पीछे कुछ रूल्स या कुछ विधि काम किए थे, उन सबको भी साफ्टा ने अपना हथियार बना लिया फ्री ट्रेड एरिया का उद्देश्य हासिल करने के लिए। फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स है, यानी साफ्टा के पास कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिसके मदद से साफ्टा अपना उद्देश्य, अपना मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। फिर देखिए, कंसल्टेशंस एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर्स, यानी साफ्टा ने कुछ ऐसा बंदोबस्त भी रखा कि अगर कुछ देशों के बीच ट्रेड या बिजनेस के मामले में कोई डिस्प्यूट या कोई डिफरेंस या कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है,
तो उस डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए भी आपस में कंसल्टेशन यानी बातचीत हो और डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व हो। उसके बाद देखिए कुछ सेफगार्ड मेजर्स। तो सेफगार्ड मतलब लिस्ट डेवलप्ड देश यानी कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देश अगर ट्रेड और बिजनेस के क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उनको सेफगार्ड करने के लिए, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए कुछ मेजर्स या प्रबंध रखा गया था। एंड फाइनली ट्राई अदर इंस्ट्रूमेंट दैट मे बी एग्रीड अपॉन। तो कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स या हथियार का प्रबंध रखा गया था ताकि टाइम टू टाइम अगर ट्रेड और बिजनेस के लिबरलाइजेशन के मामले में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको आसानी से उसका हल ढूंढ लिया जा सके। अब आइए ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम ऑफ साफ्टा, यानी ये जो साफ्टा का ट्रेड लिबरलाइजेशन वाला प्रोग्राम है इसमें है क्या। एज पर ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम, contracting countries must follow the following tariff reduction schedule। तो कहा गया था कि सभी देश अपने पड़ोसियों के साथ साउथ एशियन इलाके में ट्रेड और बिजनेस करते वक्त दूसरे देश से आ रहे गुड्स, सर्विसेज और लेबर के ऊपर अपना टैक्स या ड्यूटी 0% कर लेगा। तो कहा गया था कि there should be a fall to 20% tariff from the existing tariff by the non-least developing countries। तो जो भी देश least developing देश नहीं है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो देश least developed countries के कैटेगरी में नहीं आता है उन सब देशों को 20% टैरिफ को रिड्यूस कर देना पड़ेगा। ओके, एंड 30% रिडक्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टैरिफ बाय द लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। और जो कंट्रीज लिस्ट डेवलप्ड है जैसे कि नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, मालदीव्स, इन सबको अपना अपना टैरिफ का हिस्सा 30% तक कम कर देना पड़ेगा। आप लोग समझ रहे हैं ना, टैरिफ का मतलब है टैक्स, मतलब दूसरे देश से इंपोर्ट किए हुए गुड्स जब मेरे देश में आएगा तो मैं उसमें 30% टैरिफ कम कर दूंगा। तो अगर मैंने एक गुड के ऊपर टैरिफ रखा था रुपीज़ 100, तो उसका 30% कम हो जाना मतलब अब मेरा टैरिफ बन जाएगा ₹70। ओके, तो ये है टैरिफ रिडक्शन का मामला जो कि साफ्टा का पहला और सबसे खास मकसद था। However, the trade liberalization scheme is not to be applied for the sensitive list because this list is to be negotiated among the contracting countries and then to be traded। तो कुछ ऐसे आइटम्स है ट्रेड और बिजनेस के क्षेत्र में, कुछ ऐसा आइटम्स है जिनको बहुत ही सेंसिटिव आइटम्स माना जाता है। तो जब उन सेंसिटिव आइटम्स का ट्रेड होगा, व्यापार होगा, तो उस पर टैरिफ किस हद तक रिड्यूस कर दिया जाएगा, इस बात पर निगोशिएशन यानी बातचीत होगा सर्क मेंबर स्टेट्स के अंदर, और फिर निगोशिएशन के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि टैरिफ किस हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। दिस सेंसिटिव लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विथ एवरी कंट्री विच डज नॉट इंक्लूड टैरिफ कंसेशन। मतलब हर एक कंट्री को ये आज़ादी है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ डिसीशन है कि वो अपने सेंसिटिव आइटम के ऊपर किस हद तक, कितना परसेंटेज तक टैरिफ को रिड्यूस करेगा, वो डिसीशन वो खुद लेगा। दूसरे देशों के साथ निगोशिएशन भी कर सकता है और उसके बाद ही कोई डिसीशन या रेजोल्यूशन लिया जाएगा।
Sensitive list will involve common agreement among the contracting countries favoring the least developed contracting countries. तो सेंसिटिव लिस्ट के ऊपर टैरिफ का अमाउंट तय करते वक्त सभी कॉन्ट्रैक्टिंग देश यानी जो भी देश इस सेंसिटिव लिस्ट के आइटम्स पर ट्रेड और बिजनेस कर रहे हैं, इन सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज़ को आपस में एक कॉमन एग्रीमेंट में आना पड़ेगा और इस एग्रीमेंट का टर्म्स और कंडीशंस कुछ ऐसा होगा ताकि लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा सुविधा मिले. SAFTA Ministerial Council will be participating to review the sensitive list in every 4 years with the intention of reducing the list of products included in the sensitive list. तो साफ्टा ने अपना एक मिनिस्टेरियल काउंसिल बनाया था और इस साफ्टा मिनिस्टेरियल काउंसिल का दायित्व था कि वो सेंसिटिव आइटम्स का लिस्ट हर 4 साल अंतर रिव्यू करे और एक कोशिश रहेगा कि सेंसिटिव लिस्ट के अंतर्गत जो भी आइटम्स है उसको संख्या में कम कर दिया जाए. Although SAARC countries have agreed to promote free trade area among themselves, but it is still doubtful how far they would be able to promote such economic integration. तो देखिए, ये जो ट्रेड लिबरलाइजेशन, बिजनेस लिबरलाइजेशन, ये सब कार्यक्रम है, इनका एक ही उद्देश्य है. वो क्या है कि इस एरिया में यानी पूरा साउथ एशियन एरिया में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अचीव किया जाए. तो जैसा यूरोप में हुआ है, यूरोपियन यूनियन के ज़रिए यूरोप के देशों में, खास करके पश्चिम यूरोप के देशों में एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इस्टेब्लिश किया गया है. ठीक उसी तरह यूरोप की मॉडल को अनुसरण करके ही साउथ एशियन रीजन को भी एक इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड एरिया बनाने की कोशिश किया जा रहा है और साफ्टा इसी कोशिश का एक हिस्सा है. लेकिन देखा जाता है कि SAARC देशों में इतने सारे इश्यूज़ के ऊपर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, इतने सारे विषय के ऊपर ये SAARC अंतर्गत देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है कि साफ्टा को आज भी सही मायने में ये लोग ऑपरेशनल नहीं कर पाए हैं. देखिए, although Pakistan has accepted the SAFTA and agreed to operationalize it by 2006, but its leaders are still having reservations about unrestricted entry of Indian imports and exports to India. तो SAARC देशों में पाकिस्तान और इंडिया के बीच तनाव की वजह से पाकिस्तान आज भी सोच रहे हैं कि क्या इंडिया से आए हुए इंपोर्ट्स को टैक्स फ्री कर देना सही होगा, और दूसरी तरफ इंडिया भी बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से संतरासी कार्यक्रम को मदद किए जा रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए इंपोर्ट्स को भी टैक्स फ्री करना मुनासिब नहीं होगा. तो मतलब SAARC देशों के अंदरूनी तनाव के वजह से आज भी ये फ्री ट्रेड या ट्रेड लिबरलाइजेशन वाला प्रोग्राम सही तरह से ऑपरेशनल नहीं हो पाया है. बट SAFTA alone cannot be regarded as a satisfactory agreement. The Eminent Persons Group had suggested a more comprehensive and ambitious agreement in its report to the Secretary General. तो एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप मतलब कुछ साउथ एशिया के एमिनेंट यानी मशहूर स्कॉलर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, कुछ देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसको एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप कहा जाता है. तो इस ग्रुप ने कुछ और सजेशंस दिए हैं ताकि साफ्टा को ऑपरेशनल बनाया जा सके. तो ये एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप ने क्या सजेस्ट किया है? देखिए,
Achieving SAFTA by 2006, a customs union by 2015 and economic union by 2020. तो ये कुछ सजेशंस थे कि साफ्टा को सच में मटेरियलाइज करने के लिए, ऑपरेशनलाइज करने के लिए कुछ यूनियंस यानी कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। तो कहा गया था कि एक कस्टम्स यूनियन बनाया जाएगा 2015 तक। कस्टम्स यूनियन मतलब वो यूनियन जो तय करेगा कौन से गुड्स पर कितना परसेंटेज कस्टम ड्यूटी चढ़ाना है और कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर से कस्टम ड्यूटी को कितना परसेंट तक हटाना है। फिर कस्टम्स यूनियन के बाद एक इकोनॉमिक यूनियन भी तैयार करने के बारे में सोचा गया था 2020 तक। बट साफ्टा डज नॉट contain any provision for including any such additional roadmap or measures as it was done hurried by without any serious thought given in it. लेकिन कस्टम्स यूनियन बोलिए, इकोनॉमिक यूनियन बोलिए, इन सब के बारे में साफ्टा के जो ओरिजिनल चार्टर था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें कोई भी जिक्र नहीं हुआ था। इसकी वजह ये था कि साफ्टा को बहुत ही जल्दबाजी में बनाया गया था। इस एग्रीमेंट को बहुत ही जल्दबाजी में सबने हस्ताक्षर कर दिया बगैर सोचे कि क्या सच में इसको ऑपरेशनलाइज मुमकिन है या फिर इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर डालने की ज़रूरत है। बट whatever may be the mental barriers और hurdles between the countries of the region, तो hurdles barriers इन सब का मतलब है बाधा अड़चन। तो जितना भी प्रॉब्लम्स या बाधा अड़चन था इस इलाके में, लेकिन सभी देशों में लगभग एक रेजोल्यूशन था, सभी देशों ने एक डिसीजन लिया था कि साफ्टा को जितनी जल्दी हो सके सभी ऑपरेशनलाइज करेंगे ताकि साउथ एशिया की देश इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट बन सके, जिसको आप कहते हैं आत्मनिर्भरता, जिसकी बात अभी बहुत हो रही है, जो बहुत ही चर्चे वाली बात बन गई है। साउथ एशियन देशों ने भी आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए साफ्टा को जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशनल बनाने की कोशिश किया था। Moreover, the biggest benefit of improved political relations between India and Pakistan could be enjoyed in the area of energy cooperation. तो साफ्टा के सदस्य ये भी सोच रखे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जितना भी पॉलिटिकल तनाव है उन सब का बहुत आसानी से सॉल्यूशन मिल सकता है अगर इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों देश एनर्जी सेक्टर में आपस में कोऑपरेशन को बढ़ाए, क्योंकि एनर्जी सेक्टर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच अच्छा कोऑपरेशन का काफ़ी मतलब अच्छा कोऑपरेशन का स्कोप है। यहाँ पर पाकिस्तान कैन प्ले अ पोटेंशियल रोल in facilitating transmission of energy supplies to India, could be in terms of providing the transit route for oil and gas from Iran and Central Asia. तो सोचा गया था कि पाकिस्तान एक अच्छा भूमिका निभा सकती है एनर्जी सप्लाई करने में। तो पाकिस्तान से इंडिया तक एनर्जी सप्लाई आने में और उसके साथ पाकिस्तान एक और भी इम्पॉर्टेंट रोल या भूमिका निभा सकती है एज अ ट्रांजिट रूट। ट्रांजिट रूट मतलब देखिए ईरान और सेंट्रल एशिया की देश, सेंट्रल एशिया मतलब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, तो इन सब देश बहुत ही ऑयल रिच कंट्रीज़ है, यहाँ पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो इन सब देशों से और ईरान से अगर ऑयल पाइपलाइन के ज़रिए
इंडिया और एशिया के दूसरे देशों तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसके लिए एक ट्रांजिट रूट की ज़रूरत पड़ेगी और पाकिस्तान वो ट्रांजिट रूट बन सकता है। तो ये प्रपोज किया गया था। साफ्टा की सदस्यों ने ये प्रस्ताव रखा था कि पाकिस्तान एक ज़रिया बन सकता है, एक ट्रांजिट रूट बन सकता है जिसके ज़रिए ईरान और सेंट्रल एशिया से ऑयल और एनर्जी आसानी से इंडिया और साउथ एशिया के दूसरे देश तक पहुंच सकता है। In that case, two pipelines would have to be constructed through Pakistan, which would benefit both the countries economically. तो अगर ईरान से तेल इंडिया तक आना चाहता है या फिर इंडिया चाहती है कि ईरान से पेट्रोलियम अपने देश में इंपोर्ट करने की, तो पाकिस्तान को उसके लिए 2 पाइपलाइंस बनानी पड़ेगी जिसके ज़रिए ईरान या फिर सेंट्रल एशिया का पेट्रोलियम इंडिया तक पहुंच सकती है। तो इससे क्या होगा, इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों देशों को ही इकोनॉमिक फ़ायदा होगा। But construction of such pipelines which require huge investments would become possible only if political stability and economic reliability of the projects are fully ensured. तो पाकिस्तान में आईएसआई और आर्मी हमेशा एक्टिव रहता है इंडिया के इंटरेस्ट्स को हानि पहुंचाने के लिए। तो मान लीजिए पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट अगर पाइपलाइंस बनाने के लिए राज़ी हो भी जाता है और पाइपलाइंस बन भी जाता है, लेकिन क्या गारंटी है कि वहाँ के आर्मी और आईएसआई के मेंबर्स इन पाइपलाइंस को डिसरप्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसे पाइपलाइंस बनाने से पहले, ऐसे पाइपलाइंस कंस्ट्रक्ट करने से पहले ज़रूरी है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी आए, वहाँ की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेट ना कर पाए और सिविलियन गवर्नमेंट कोशिश करे दोनों देशों में पीस एंड स्टेबिलिटी बनाए रखने की। Now everything would depend on how far the SAARC countries would come close together to sort out their differences and to realize the economic benefits of regional cooperation at their earliest. तो ज़रूरी है कि सार्क के अंतर्गत सभी देश अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को भूलकर, अपने बीच के डिफरेंसेस को भूलकर साफ्टा को ऑपरेशनलाइज बनाने के लिए कोशिश करें। लेकिन हाल ही में हम देख रहे हैं कि काफ़ी तनाव का जगह बन रहा है। दक्षिण एशिया की देशों के बीच तनाव या कॉन्फ्लिक्ट का बहुत सारा एरियाज बन रहा है। जैसे अभी अभी आपने देखा नेपाल और इंडिया के बीच एक तनाव का बड़ा क्षेत्र बन गया है। किस वजह से? नेपाल और इंडिया के बीच कुछ ऐसा टेरिटरीज़ है जिसको इंडिया अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत मानते हैं, लेकिन हाल में नेपाल क्लेम कर रहा है कि वो सब टेरिटरीज़ नेपाल के अंतर्गत है। तो जैसे कि आप जानते हैं एक नदी है जिसका नाम है महाकाली रिवर। महाकाली नदी की ईस्ट किनारे पे जितना भी टेरिटरीज़ है वो नेपाल के अंदर जाता है और महाकाली नदी के वेस्ट किनारे पर जितना भी टेरिटरी है वो इंडिया के अंतर्गत है। तो इंडिया ने उसी टेरिटरी को इस्तेमाल करके एक रोड बनाया है जो मानसरोवर तक पहुंचता है। तो जो भी यात्रियाँ इंडिया से मानसरोवर जाना चाहेगा तिब्बत में, वो बहुत आसानी से इस रोड का इस्तेमाल करके मानसरोवर पहुंच सकता है। तो ये रोड कुछ ऐसे टेरिटरीज से गुज़र रहा है, जैसे पिथौरागढ़ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है लीपू लेक, और इस लीपू लेक के अंदर से ही इंडिया का यह न्यूली बिल्ट रोड जा रहा है। तो नेपाल ने ऑब्जेक्शन किया है कि लीपू लेक जिस इलाके से ये नया रोड जा रहा है
वो इलाका असल में नेपाल का है, लेकिन इंडिया ने ज़बरदस्ती उसको अपना टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है। तो इस बात को लेकर नेपाल और इंडिया में काफ़ी तनाव शुरू हो चुका है और इस तनाव को बढ़ावा दे रहा है चीन। चीन नेपाल को उकसा रहा है, उसको और भी उत्साहित कर रहा है कि ये इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठाए और लिपुलेख यानी जहाँ से ये नया रोड बना है उसको अपना टेरिटरी क्लेम करके इंडिया के साथ अपना डिफरेंस जारी रखे। तो अगर ऐसे डिफरेंसेस चलता रहेगा साउथ एशिया की देशों में, एक तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिफरेंसेस है ही कश्मीर मुद्दे के ऊपर से इंडिया नेपाल और फिर इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन भी थोड़ा बहुत डगमगाया गया है। क्यों? क्योंकि जिस दिन इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था तो उसी दिन से बांग्लादेश भी थोड़ा बहुत इंडिया से नाराज़ और खफा हो गए हैं। तो इस वजह से इंडिया बांग्लादेश के बीच भी काफ़ी डिफरेंसेस हो रहा है। नेपाल के साथ डिफरेंसेस है, श्रीलंका भी जैसे जैसे चीन के प्रभाव के गिरफ्त में आ रहे हैं इंडिया के साथ उसकी दूरियां बढ़ रही है। तो अगर साउथ एशियन देशों में ये अंदरूनी तनाव और डिफरेंसेस बढ़ता जाएगा तो साफ्टा को प्रैक्टिकली ऑपरेशनल बनाने का जो रास्ता है वो और भी पेचीदा बनता जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि साफ्टा को सही मायने में मटेरियलाइज करने के लिए, इसको हकीकत में वास्तवायित करने के लिए साउथ एशिया की देश अपनी अंदरूनी डिफरेंस भूलकर अपने बीच सहयोगिता यानी कोऑपरेशन का माहौल तैयार करें। तो इसी के साथ साफ्टा के ऊपर हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है। इस लेक्चर को सुनिए और साथ में जो नोट मैंने आप लोगों को दी है उसको पढ़िए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थैंक यू।